गुड मॉर्निंग क्लास। आपका चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड माने तो आपको पता ही है दोस्त, फो माने क्या होता है दुश्मन। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है। सीधा सा लॉजिक है, माइक्रो जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, कहने का ना जो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाए, जो हमें अपनी आंखों से ना दिख सके। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, अलगे, फंगस, ठीक है, ये सब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके बच्चों, तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसे स्पीड से करूँगा। अगर कहीं आपको समझ ना आए तो आप अपनी वीडियो रोक के पीछे जाके दोबारा सुन लें, और सुनिए ज़रूर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन लेंगे अपने चैप्टर का, फिर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल मतलब जो एक दूसरे से फैल जाती है। फिर फूड स्पॉइलेज के बारे में पढ़ेंगे कि खाना खराब कैसे होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, वो भी पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्व कैसे किया जाए, लंबे समय तक अगर हमें फूड बचा के रखना है तो आखिर वो कैसे हो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Organisms that are so small that they can only be seen through microscope are called microorganism और microbes। समझ गए, मैंने पहले ही बोला इतने छोटे जीव जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़े उनको कहते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जब हम इन जीवों के बारे में पढ़ते हैं, वायरस और बैक्टीरिया, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप भी याद रखिएगा, ये भी बहुत आपकी इस टॉपिक को इजी बना देगा। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर हार्डी एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ environment, hot desert, polar ice cap, salt water, marshland and inside other organism। कहने का मतलब क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये आपको बर्फ में, मतलब लाखों साल से बर्फ दबी हुई है उसके अंदर भी अभी भी जीवित मिल जाते हैं। ठीक है, गर्म से गर्म जगह पे रह पृथ्वी की सबसे गर्म जगह पे भी आपको ये मिल जाते हैं, वहां भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं एक तरीके से, जहाँ पे आदमी नहीं रह सकते वहाँ भी बचे रहते हैं। क्या क्या कह रहा है, हॉट डिजर्ट में भी मिलेंगे, पोलर आइस कैप, पोलर समझ रहे हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल के बर्फ की कैपों में मिलेंगे, खारे पानी में, समुद्र में हम पी नहीं पाते पानी, लेकिन ये वहाँ पे भी रहते हैं। मार्श लैंड कैसा, दलदली इलाके में भी बहुत रहते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों के पेट में, हमारे पेटों में एसिड होता है वहाँ भी तक ये बचे रहते हैं, इतने हार्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इनको 5 मेजर ग्रुप्स में, याद रखिएगा, 5 मेजर ग्रुप में हमने इनको बांटा है। पहला है बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस। ठीक है, फंगी नहीं है, फंजाई बोलेंगे आप सब इसको। ओके, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे होते हैं, विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस, हमारे ऊपर भी हैं ये, हमारे इर्द गिर्द हर जगह हैं ये। ठीक है, दे आर मोस्टली सिंगल सेल टाइनी ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, या तो सबसे छोटा जीव जो अगर कोई हो सकता है धरती के अंदर, वो होता है सिंगल सेल्ड, सिर्फ एक सेल के बराबर। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि हमारे नाखून है ना जो, इसमें भी कम से कम अरबों सेल्स में बना हुआ है, और सोचिए इसका एक हिस्सा इतना छोटा जो हम आंखों से नहीं देख सकते, इतना बारीकी में जाके उतना छोटा एक ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये रहते एक साथ है, ये रहते एक साथ है करोड़ों की आबादी में, करोड़ों की आबादी में एक साथ रहते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली 3 शेप्स में पाया जाता है। ठीक है, रॉड शेप, रॉड समझते हैं, डंडे की शेप में, उसको कहते हैं बेसिलाई। फिर होता है स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल समझे, बॉल की शेप में, उसे कहते हैं कोकी। और फिर हो गया स्पाइरल, स्पाइरल ऐसा होता है बच्चों, ये देखिए स्प्रिंग की तरह, रॉड हो गया डंडे की तरह। ठीक है, और स्पाइरल हो गया ये, और स्फेरिकल आपकी गेंद की तरह, सर्कल नहीं गेंद, 3D।
ओके, उसको कहते हैं स्पाइरला। याद रहेगा, बेसिकली 3 शेप में मिलेंगे आपको। सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं मोस्टली, डबल सेल भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर ज़्यादातर ये सिंगल सेल्ड ही होते हैं। और ये लेकिन रहते मिलियंस में, करोड़ों में रहते हैं एक साथ। ओके, फिर आ गया एल्गे। एल्गे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। प्लांट लाइक क्यों बोला? प्लांटों की तरह ही वो बिहेव करते हैं, लेकिन वो उनका नेचर एक्वाटिक, मतलब पानी के इर्द। काई देखी ना आपने, काई, काई देखी होगी आपने, बरसात के बाद काई लगी रहती है दीवारों पे, कैसे दिखते हैं वो? छोटे छोटे पौधों की तरह दिखते हैं ना, प्लांट लगे रहते हैं। वो एल्गे होता है बेटा, जो पानी के ऊपर आपने कभी देखा हो, गंदा पानी रहता है, उसके ऊपर एक हरी सी परत चढ़ जाती है ना, दलदल के ऊपर, उसी को एल्गे बोला जाता है। दे कंटेन अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, कैसे? जैसे पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल, जैसे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे ही इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और तो इसीलिए ये अधिकतर आपने देखा होगा ग्रीन कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर की होती है ना काई। वैसे रेड एल्गे भी होता है रेड कलर की, उसके क्लोरोफिल में जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन ना होकर रेड होता है, लेकिन नॉर्मली ये ग्रीन ही मिलेगा आपको। कलर्ड एल्गे बहुत रेयर, पिंक भी होती है, रेड भी होती है, लेकिन बहुत रेयर, दुनिया के किसी किसी कोने पे पाई जाती है, लेकिन ग्रीन तो ऑलमोस्ट हर जगह आपने देखी होगी, इतने बचपन से ही देख रहे होंगे। क्लोरोफिल होता है, एक सेल वॉल होती है, एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे पेड़ पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, ये भी वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, एल्गे यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब सिंगल सेल्ड भी हो सकता है और मल्टी सेल्स भी हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन, इसको रट लीजिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगर एक सेल से बना है खाली तो सिंगल हो गया, और अगर उसमें चिपके में दो दो सेल या ज़्यादा, इसको कहते हैं मल्टीपल, मल्टी सेलुलर। सम कॉमन एग्जाम्पल आर डायटम्स, क्लैमो क्लैमोडोमोनास और सीवीड। सीवीड मतलब समुद्री घास, समुद्र में घास लगती हैं, उसको हम अपने सैलड्स में भी खाते हैं, यहाँ तक के बहुत वो है, सुशी के अंदर उसको लपेट के खाते हैं। ठीक है, तो ये सब एल्गे का एग्जाम्पल है। ओके, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सिंगल सेल, यूनि माने सिंगल सेलुलर होते हैं, सिमिलर टू एनिमल्स दैट कैन मूव अबाउट टू कैप्चर फूड एंड हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। ये अपना खाना नहीं बना सकते अलगे की तरह। हेट्रोट्रोपिक क्या होता है? या तो प्लांट बेस्ड खाता है, या प्लांट खाता है, या प्लांट बेस्ड दूसरे जीवों को खाता है। तो ये क्या करता है? ये भी एक सिंगल सेलुलर होता है ऐसा। अब जब इसको खाना मिलता है, इसके पास जाता है और फिर अपना शेप ऐसे कर लेता है, और फिर जैसे खाना इसके पास आ जाएगा यहाँ पे, तब ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने को ऐसे 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 करके ये आगे आएगा, ये ऐसे बंद कर लेगा, और फिर धीरे धीरे ये सब इसके अंदर मिल जाएगा, और धीरे धीरे घुल के ये इसी का पार्ट बन जाएगा। इस तरह ये ग्रो करता है। ठीक है, ये भी एक्वेटिक ही होता है नेचर में, जैसे एल्गे होता है, बट ये हेट्रोट्रोपिक है। और एल्गे क्योंकि अपना खाना खुद बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक। ठीक है, शायद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये, यस क्लास 7th में पढ़ा होगा, मुझे ढंग से याद नहीं, हाँ 7th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके, अमीबा इसके एग्जांपल है, अमीबा, पैरामीशियम। अगर आप स्कूल में होते तो हम आपको माइक्रोस्कोप में ज़रूर दिखाते बच्चों, हम पे स्लाइड्स में हमने ये रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, जब खुलेंगे तब करेंगे। फंजाई, फंजाई आपने देखी है कभी? फंगी, आपको पता है फंगस किसको हम कहते हैं? देखा जरूर होगा, कभी ब्रेड के ऊपर आपने देखा है कि वो लग जाती है, फफूंद कहते हैं हिंदी, फफूंद लग जाते हैं, या कहीं नमी वाला आप लोगों को कपड़ा है, आपने संभाला नहीं, या कहीं स्टोर में फेंका निकाल तो उसमें फफूंद लग जाती है, दैट इज फंगस। ठीक है, तो फंजाई होता है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंजाई। और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल होता है वो होता है एल्गे, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसका रंग बेसिकली कुछ नहीं होता, वाइटिश ही दिखता है। ये भी यूनिसेलुलर होगा, तो यीस्ट, यीस्ट ही लगता है आपके उसमें खाने में। आपने कभी वो देखा होगा, भटूरा खाया होगा, उसमें आटे को फुलाने के लिए यीस्ट डाला जाता है, या फिर ये यीस्ट, यीस्ट से आटा फूलता है। ठीक है, और फिर हो गया मल्टी सेलुलर, जो ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में जो मैं अभी बता रहा था फफूंद जो लग जाता है, मोल्ड जिसको हम कहते हैं, वही फंगस होता है। कहाँ पाया जाता है? फॉर वार्म एंड मॉइस्ट। मैंने कहा जब किसी चीज़ में पानी रह जाता है और गर्मी में,
वहाँ पे ये उग जाता है। हेट्रोट्रॉपिक अपना खाना नहीं बनाते, दूसरी चीज़ों पे बस टिकते हैं। सैप्रोफिटिक ये वो होते हैं, सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो दूसरों को सहारे मतलब ये दूसरे को कुछ प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इससे प्रोवाइड कुछ करता है। जैसे पेड़ों के साथ पेड़ रहते हैं तो क्या करता है, एक उसको दे देता है न्यूट्रिएंट्स और दूसरा उसको दे देता है खाना। तो जो दो जीव आपस में मिल के रहते हैं उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। और पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन, ओके। एग्जाम्पल यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड को हम बोलते हैं राइजोफस। मशरूम खाए ना आपने, मशरूम, मशरूम एक बड़ा फंजाई होता है। और पफ बॉल्स, पफ बॉल्स तो आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन मशरूम्स आपने जरूर खाए होंगे, ओके। फिर आगे बच्चे आपके वायरस, वायरस तो आजकल आप सुन ही रहे हैं, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना। कई प्रकार के वायरसेस होते हैं, HIV वायरस होता है, ठीक है, हर्पेक्स वायरस होता है, बहुत प्रकार के वायरसेस होते हैं। वायरस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल, देख रहे हैं आप, एनी नोन, दुनिया में सबसे छोटा जिसको हम जीव को जानते हैं, जीवित जीव को जानते हैं, वो वायरस ही है। इसलिए कहते हैं मास्क पहनो, और उसके बाद भी आप सेफ नहीं, क्योंकि मास्क से भी ये गुजर जाएगा, मास्क से भी ये गुजर जाएगा। इतना छोटा है कि कपड़ों के बीच में गैप होता है, देख, सिले हुए कपड़े के बीच में भी आर पार होता है, तभी तो कपड़ों के अंदर से आपको हवा पानी मिलता रहता है, बनियान के अंदर, उससे भी गुजर जाता है। बहुत छोटा, मतलब ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता बच्चों। ये इसके लिए देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और वायरस अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाए तभी वो जीवित रह सकता है, अगर वो बाहर रह जाएगा खुले में तो मर जाता है अपने आप, ठीक है। इसका मतलब उनको चाहिए ही चाहिए होता है एक होस्ट। होस्ट कौन होता है, जब पार्टी होती है तो जिसके घर में होती है उसको हम कहते हैं होस्ट, मतलब कोई आपको जो आपको अपने अंदर बुलाता है। तो इसलिए वायरस को भी एक ऐसा होस्ट चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, सड़ा जानवर हो या मनुष्य हो। फिलहाल कोरोना क्या कर रहा है, हमारे अंदर आया था और वहाँ जीवित वहीं बचा रहता है और उसकी वजह से हमें बीमारी लग रही है, ठीक है। होता ही एक तरीके से डेड है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये बाहर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गन। अगर आपके, हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है ना ये, तो बाहर तो ये वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं। ये बिल्कुल डेड ही होता है, अगर हवा में है तो डेड है, और जैसे ही आपके अंदर घुस गया तो जीवित हो जाता है, ठीक है। तो वायरस इसलिए बॉर्डर लाइन करता है। बॉर्डर लाइन क्या होता है, इधर जाएंगे तो लिविंग है और इधर जाएंगे तो नॉन लिविंग हो जाता है। अब यूजफुल, इनमें से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और किस तरीके से हैं। पहला, इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जैसे अभी मैंने आपको यीस्ट का बताया, यीस्ट डालते हैं तो बढ़िया बढ़िया भटूरे बनते हैं भैया, ठीक है कि नहीं, ब्रेड बनता है यीस्ट से ही बनता है, ठीक है। मेडिसिन बनती हैं कई जगह इन बैक्टीरिया से। कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं, दही में खूब सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो जब हमारे पेट में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो हमारा पेट अच्छा रहता है। दूध में अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, खराब भी रहते हैं लेकिन अच्छे भी रहते हैं। एग्रीकल्चर में कई बार हमें जो हम छिड़कते हैं वो बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन लेके उसको खाता है और फिर धरती में लिक्विड फॉर्म में सॉइल के अंदर छोड़ देता है। उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ जाती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे आप कचरा फेंक देते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा, खाया केले का छिलका खाया और कहीं भी फेंक दिया, डस्टबिन में भी नहीं फेंका, तो जहां भी लास्ट में एंड अप करेगा वहां पे सड़ता हुआ देखा है आपने कि केला सड़ रहा है या सेब सड़ रहा है। ये सड़ता बेटा इन्हीं की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ये उसको खा के खत्म कर देते हैं, ये अपनी खुराक बना लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। अगर ये ना होते तो सोचो, आज से किसी ने 2000 साल पहले भी केले का छिलका खाया तो आज भी ऐसी पड़ा रहता, कितना कूड़ा हो जाता दुनिया में। लेकिन ये उसको खा के चट कर देते हैं और सफाई रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं एनवायरनमेंट की। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरियम दैट सावर्स मिल्क, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या काम आता है उसमें, जो मैं आपको बताया था दही में, ठीक है। तो ये क्या करता है, मिल्क से दही बना देता है। लैक्टोबैसिलस जब बैक्टीरिया मिल्क में डालते हैं तो उसको ये दही बना देता है। फिर फंजाई जैसे लाइक हो गए मशरूम्स, मशरूम हम खूब खाते हैं कि नहीं खाते। एंड मोरेल्स, मोरेल्स भी एक खाने की चीज़ होती है, और एडिबल एंड रिच विच आर वेरी रिच,
रिच मतलब उसके अंदर खूब सारी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे मशरूम बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। यीस्ट किसके लिए काम आता है? ब्रेड के काम आता है। केक आप खाते हैं, आहा केक तो आपको बहुत पसंद है, उसमें भी बहुत डलता है। इडली डोसा ढोकला इस सब में यीस्ट डलता है। Yeast is also used in breweries for making wines and by the process of fermentation. Yeast से भी शराब, आपने देखा हो शराब या बियर वगैरह बनती है, उसमें भी सड़ाने के लिए। शराब पता है आपको जो सबसे गंदे थर्ड क्लास जो सेब संतरा जो भी बचता है सड़ा हुआ गन्ना फन्ना, इसमें फिर यीस्ट डाल देते हैं, उसको सड़ाती है खूब टाइम तक, गंदी बदबू आती है, तब जाके शराब बनती है, इतनी गंदी चीज होती है। मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, देखिए आजकल तो आप वैक्सीन देख ही रहे हैं कि वायरस के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसमें भी हम इनके लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स, हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको एंटीबायोटिक देते हैं, वो बैक्टीरिया से ही बनती हैं। ठीक है, फंगस से ही बनती है। सबसे पहली पेनिसिलिन जो बनी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। ये पहली एंटीबायोटिक थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। इससे पता नहीं कितने लोगों की जान बची है, लगभग करोड़ों करोड़ों से भी ऊपर लोगों की जान बची है। ठीक है, वो फंगस का यूज करके बनाई थी उन्होंने पहले बार। ठीक है, ये टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नॉर्मली सबसे वो होते हैं, अगर कुछ भी होता है बुखार, कभी आप दवाई को गौर से देखोगे एंटीबायोटिक देते हैं तो ये सबसे कॉमन होती है, टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, वैक्सीन मैंने बता ही दिया। पोलियो की ड्रॉप, टीबी की वगैरह वगैरह बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। और इंसुलिन, इंसुलिन शुगर पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू ही बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया इससे विटामिन बी की कमी हो जाती है तो उसकी टैबलेट्स बनती हैं। ओके बच्चों, एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, अभी हमने पीछे कई सारे टॉपिक पढ़े थे, उसी को डिटेल में पढ़ना है। राइबोसियम और ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक नॉस्टॉक लिव इन द रूट्स ऑफ नोडल्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम, ग्राम माने चना और मटर, इनकी जड़ों में रहता है ये जो ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, इनकी जड़ों में रहता है। ये क्या करता है, मैंने क्या बताया था, हवा से, हवा से तो लेता है ये ऑक्सीजन और उसको कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीजन कह रहा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हवा से लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। और नाइट्रेट क्या करता है, फर्टिलाइजर की तरह, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं, खाने के लिए बेहतर, जमीन अच्छी हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया जो इनकी जड़ों में रहता है, ठीक है, एल्गे ही होता है काई जैसा, ये बहुत काम आता है सॉइल को अच्छा बनाने के लिए ताकि आपकी फसल बहुत अच्छी बने। दूसरा हो गया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो मैंने आपको बताए थे कि जो भी सड़ गल जाता है, पेड़ पौधे हो गए या हम कोई खाना फेंक देते हैं या फिर ये जो भी ये टॉयलेट बाथरूम का जो भी सामान जा रहा है गटर्स में, सीवर लाइन में जो भी जाता है, ये सब ये बैक्टीरिया खा के हजम कर देते हैं और क्लीन अप कर देते हैं हमारी सोसाइटी में। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज पैदा करते हैं या एनिमल्स में या प्लांट्स में आर कॉल्ड पैथोजन और जम्स, उन्हीं को हम कहते हैं जम्स या पैथोजन। जब में एंटर, ये लिविंग बीइंग के अंदर हवा से घुस सकता है, खाने के साथ घुस सकता है और पानी के साथ घुस सकता है। जैसे आजकल ये कोरोना फैला हुआ है, ये हवा के थ्रू फैल रहा है। ठीक है, तो हम मास्क पहन रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट सांस नहीं ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं ताकि हम उसको हमारे अंदर ना ही घुसे तो बेहतर हो। ठीक, ये बीमारियां पैदा करते हैं, बहुत टाइप के हैं। आप इस पेज को पॉज कर लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिए, मैं स्पीड से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वायरस क्या करता है, फुट एंड माउथ डिजीज कर देता है कैटल्स के अंदर। कैटल क्या होते हैं, अपने भैंस, भैंसे गायों के अंदर। ठीक है, और मलेरिया आपको पता है ये कहाँ से फैलता है, हमको ये प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, मच्छर काटता है उसके अंदर, मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ होता है, जब हमारा खून पी रहा होता है तो प्रोटोजोआ हमारे अंदर आ जाता है और हमको फिर क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। डेंगू भी, डेंगू का वायरस होता है, अगेन मच्छर लेके आता है अपने साथ, एडीज मॉस्किटो, फीमेल ही मॉस्किटो होती है, जेंट्स नहीं होता, फीमेल वाला ही होता है ये, और जब ये हमें काटती है तो हमारे अंदर डेंगू वायरस छोड़ देती है, फिर उसमें भी हम काफ़ी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल मैंने क्या होता है, जो एक बीमार आदमी से दूसरे में, स्वस्थ आदमी में फैल जाए,
जैसे कोरोना ही हो गया, अगर किसी को कोरोना है और उसने छींका है तो वो वहाँ से हवा में बह के वायरस एक स्वस्थ आदमी के नाक से घुस जाएगा अंदर और उसको बीमार कर देगा। सम सिंपल मेथड ऑफ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? सबसे पहले इसके रोकथाम के तरीके क्या हैं? टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम द अदर, जो बीमार है ठीक है उसको अलग कमरे में आइसोलेशन में रखते हैं ताकि जब तक वो ठीक होता है वो बीमारी और किसी पे ना फैल जाए। आप जब भी छींकें या खांसे अपने मुंह को ढकें। आपको पता होगा कि मास्क को मत छेड़ें, मास्क को हाथ मत लगाएं। आपको छींक भी आती है तो मास्क के अंदर ही छींकें, और हो सके तो अपना मुंह और ढक लें हाथों से मास्क के ऊपर भी, ताकि जो आपका अंदर से हवा आएगी वायरस लेके वो औरों तक ना पहुंचे। ठीक है। अपने इर्द गिर्द कभी कूड़ा ना जमा होने दें। कूड़े से क्या होता है, मच्छर पनपते हैं, मच्छर से फिर डेंगू आता है, मलेरिया आता है। टाइमली वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जो हम बनाते ही हैं वैक्सीनेशन, जैसे आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है 45 से अब लोगों का, तो वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं तो प्रिवेंट मौसम। हाँ, और गंदगी ना होने दें। सबसे मेन कारण होता है गंदगी। गंदगी होगी तो मच्छर आएंगे, मच्छर आएंगे तो बीमारियां फैलेंगी। फूड स्पॉलेज, काफ़ी फूड स्पॉलेज क्या होता है, आपने कोई ब्रेड बाहर छोड़ दिया तो उस पर क्या यील्ड वो यीस्ट जम जाती है, ठीक है ना, या फिर सड़ जाता है खाना पड़े पड़े। क्यों? मैनी बैक्टीरिया एंड फंगस फंजाई आर ग्रो ऑन फूड आइटम्स एंड प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दिस मेक्स द फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन। अगर वो सड़ी हुई चीज़ हमने खा ली ना तो ऐसा हम खा ही नहीं सकते, तो अगर हमने खा ली तो हम सीरियसली इल हो जाएंगे, और जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। खराब, आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टी या दस्त लग जाते हैं साथ में। क्या होता है कि जब किसी खाने को ढंग से स्टोर नहीं किया गया, फ्रिज में नहीं रखा गया या ढक के नहीं रखा गया, उसमें मक्खी बैठी हो, गंदगी बैठी हो, पता नहीं कहाँ बैठ के आई होगी पहले, उसने उसके अंदर फंगस वगैरह डाल दिया या बैक्टीरिया डाल दिया, वो हम खाना खा गए, हमारे पेट में जाके फैल जाता है और हमें बीमार कर देता है। और इसी खाने का, अगर ख़राब खाना खा के जब हम सीरियसली बीमार पड़ते हैं तो इसको कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। ओके। अब फूड प्रिवेंशन के भी बहुत मेथड है। सबसे पहले तो ये है खाना गर्म करके खाएं। जैसे आप में से कई लोग कच्चा खा लेते हैं, कच्चा मतलब जैसे मीट है, अगर आप मीट को ऐसे ही खाएंगे ना तो 110% आपको उल्टी या दस्त लग जाएंगे बहुत बुरे हाल से। तो इसलिए हम किसी भी जब भी हम कुछ खाते हैं, जैसे रोटी भी खाते हैं तो पका के खाते हैं, पनीर भी खाते हैं तो सब्जी चूल्हे में मम्मी गर्म करके खाती है। तो पहला प्रोसेस है हीटिंग। जब भी हम खाने को गर्म करते हैं या पानी को देखा होगा आपने, उबाल के देते हैं हम कई बार जब बच्चा बीमार होता है, तो इससे क्या होता है उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे माइक्रोब अधिकतर अधिकतर मर जाते हैं। दूसरा है कूलिंग। इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो कि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं बिल्कुल। मतलब जब ठंड लग जाती है तो सुबह हम नहीं उठ पाते ना, तो फ्रिज के अंदर सो जाएंगे तो फिर तो बुरे हाल हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ठंडे होने पे क्या होता है, ठंडे होने के कारण उनका क्या होता है कि वो सुस्त पड़ जाते हैं और फिर वो हमारा नुकसान नहीं कर पाते। ओके। फिर हो गया कैनिंग। कैनिंग माने एक तरीके से हो गया ढकना या एयर टाइट कंटेनर में। आपने देखो कैन के अंदर खाना आता है, कैनों के अंदर भर के खाना आता है। क्यों आता है? ताकि बाहर की कोई भी साफ जगह पे उसको सील्ड कर देते हैं, फिर बाहर का कोई भी गंदा हवा पानी उसको ना छू पाए। फिर हो गया सॉल्टिंग। जो नमक होता है, नमक काफ़ी ज़्यादा वायरसेस को तक को मार देता है। आजकल आप वो क्या कह रहे हैं कि हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए। क्यों कह रहे हैं? साबुन में नमक होता है और वो नमक क्या होता है, वायरस के बाहर एक कोटिंग होती है, उसको गला देता है। जैसे ये कोटिंग हट जाती है वायरस मर जाता है। इसलिए हाथ धोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नमक का इस्तेमाल करने से काफ़ी सारी वैसे ही बीमारी, वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं नमक से। ठीक है। स्वीटनिंग, आपने देखा होगा ज़्यादा जब हम चीनी कर देंगे ना, जैसे जैम है, जैम खराब नहीं होता, ठीक है, जैम खराब नहीं होता। ज़्यादा ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे सॉल्ट से काम होता है, वैसे ही ज़्यादा शुगर भी वही काम करता है। जैम हो गया, जेली हो गया, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है। और तीसरा है ड्राई और डिहाइड्रेशन। अगर हम चीज़ों को बिल्कुल सुखा दें, आपने देखा होगा आपकी मम्मी छत में कई सारी चीज़ें सुखाती रहती, सुखाती रहती। क्यों सुखा रहे हैं? अगर वो उसे सुखा देंगे अच्छे से तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी नहीं लगेंगे। जैसे अचार डालने से पहले सुखाया जाता है ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चल सके। अचार एक दिन में तो नहीं खाते ना, महीनों में खाते हैं, इसलिए उसको बचा के रखना पड़ेगा। और तीसरा आखिरी तरीका हो गया केमिकलों से। केमिकल्स के थ्रू हम इसके अंदर सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा
बाईसल्फाइड, ऐसी चीज़ें डालते हैं ताकि माइक्रोब के अटैक ना हो पाए। जैम्स के अंदर हम ये डालते हैं। सॉसेस के आपने देखो सॉसेस भी 2-2 3-3 महीने तक घर में पड़ा रहता है, केचप सॉस, ठीक है। तो इनको प्रिवेंशन करने के लिए हम इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव भी डाल सकते हैं। ये मैंने आपका चैप्टर बहुत छोटा कंसोलिडेट करके आपको बताया है। आप दोबारा से रीडिंग कर लीजिएगा, अपने चैप्टर की अवश्य रीडिंग करिए और क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में भेजेंगे। ओके, थैंक यू। आप रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को।